Roger, Papa Alpha 136. Report the runway clear. Hello. Control room, hello. I repeat, report the runway clear. आज तक की एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर। Hello, hello. We're still on the runway. Stop, stop. Oh, goddamn. एक झटके में 583 लोगों की जान चली गई। देखिए, स्पेन से ये इस तरफ ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको कैनरी आइलैंड भी कहते हैं, इन कैनरी आइलैंड में से एक है ग्रैंड कैनेरिया आइलैंड। और इस ग्रैंड कैनेरिया आइलैंड के अंदर जो लास पाल्मस एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट में 27 मार्च 1977 को दो आदमी एयरपोर्ट में घुसते हैं। और जब ये घुस रहे थे तो ये दोनों बहुत ज्यादा नर्वस थे। एक के हाथ में सूटकेस था और सूटकेस के अंदर से टिक टिक करके कंटिन्यूअसली आवाज आ रही थी। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर भीड़ बहुत ज्यादा थी तो किसी का ध्यान इस आवाज पे नहीं गया। अब अंदर घुसने के बाद ये दोनों आदमी मेन टर्मिनल के अंदर घुसते हैं और वहां पे एक फ्लावर शॉप थी, उस पे रुकते हैं और धीरे से बिना किसी की नजर में आए अपना सूटकेस इस फ्लावर शॉप पे रख के करीब 11:30 पे एयरपोर्ट के फ्रंट गेट से बाहर निकल जाते हैं। काफी टाइम तक तो ये जो सूटकेस ये लोग रखे गए थे इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन फिर 40 मिनट बाद एयरपोर्ट के स्विच बोर्ड पे एक अननोन आदमी कॉल करता है और बोलता है कि देखो, एयरपोर्ट के अंदर बॉम्ब्स प्लांट किए गए हैं, कुछ ही देर में फटने वाले हैं, जितना जल्दी हो सकता है बिल्डिंग खाली कर दो। और ये बोल के बिना कोई बात सुने ये अननोन आदमी जो था ये फोन काट देता है। अब जो ऑपरेटर थी जिसके पास ये कॉल आया था, ये बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत स्पेनिश नेशनल एयरलाइन के मैनेजर को कॉल करके बताती है कि ऐसे एक अननोन आदमी ने कॉल किया है। और इससे पहले कि ऑपरेटर अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाती, उस फ्लावर शॉप पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा टर्मिनल हिल जाता है, हर तरफ धुआं, छत टूट के नीचे गिर जाती है। जो मेन हॉल था वहां पे हर तरफ लोग चीखते हुए भागने लगते हैं। तुरंत एम्बुलेंस वगैरह बुलाई जाती है, बहुत लोग घायल होते हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें यह होती है कि किसी की जान नहीं जाती है। अब देखिए, अभी तो जान नहीं गई किसी की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला दिन होने वाला था। एक या दो लोगों की नहीं, पूरे 583 लोगों की जान जाने वाली थी। और ये जान बॉम्ब की वजह से नहीं, बॉम्ब फटने के बाद जो एयरपोर्ट पे अब होगा उसकी वजह से जाएगी। अब बॉम्ब फटने के बाद बॉम्ब स्क्वाड्स हर तरफ सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है एयरपोर्ट के अंदर। फोर्सेस पहुंच के पता लगा रही थी कि आखिर इसके पीछे है कौन। एक्चुअली कैनरी आइलैंड को स्पेन से आजाद कराने के लिए MPAIAC नाम का एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था। ये दोनों आदमी उसके मेंबर थे, लेकिन अभी तक ये चीज फोर्सेस को पता नहीं थी। फोर्सेस कॉन्टिन्यूअसली एयरपोर्ट के अंदर ढूंढ रही थी कि ये हुआ कैसे। अब इसके बाद फोर्सेस क्या करती हैं कि ऑपरेटर के पास जो अननोन आदमी का कॉल आया था उसको दोबारा सुनती है और कॉल सुनने के बाद इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस अननोन आदमी ने कॉल करके वार्निंग दी थी उसने बॉम्ब नहीं बोला था, उसने बॉम्ब्स बोला था। मतलब कि एक नहीं, एक से ज्यादा बॉम्ब। और ये चीज सुनते ही पूरे एयरपोर्ट पे सिर्फ एक ही चीज ढूंढी जा रही थी कि बाकी बॉम्ब आखिर है कहां और सच में कोई दूसरा बॉम्ब यहां पे है भी कि नहीं। तो जब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था, एयरपोर्ट के अंदर जितने भी पैसेंजर थे सबको बाहर करके एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था और सर्च ऑपरेशन एज इट इज चल रहा था। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसमें एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। एयरपोर्ट तो खाली कर दिया, लेकिन इस लास पाल्मस एयरपोर्ट पे 6 और फ्लाइट ऐसी थी जो अपने पैसेंजर्स के साथ आसमान में ही थी और इस एयरपोर्ट पे लैंड करने वाली थी। और अगर एयरपोर्ट पे दूसरा बॉम्ब हुआ तो उनकी जान भी रिस्क पे आ जाएगी। तो अब यहां से जो अथॉरिटी थी उन्होंने ये जो 6 फ्लाइट थी उनसे कहा कि जब तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है आप आसमान में ही वेट करो, जैसे ही एयरपोर्ट का सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तब आप लैंड कर लेना। और फिर इसके बाद ये जो फ्लाइट्स थी ये आसमान में ही गोल गोल चक्कर काटने लगती हैं और एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन, फिर तीसरा प्लेन, ऐसे करके हर एक के बीच में 1000 फीट का गैप था। आसमान के अंदर ही इन्होंने एक फ्लाइंग पार्किंग लॉट टाइप बना लिया था। अभी जो फ्लाइट थी वेट करते करते 12:30 हो जाते हैं और फिर 12:45, फिर 1 बज जाता है। अब ये सारे जो प्लेन्स थे इनमें इतना फ्यूल नहीं था कि कॉन्टिन्यूअसली आसमान में ऐसे वेट कर सके। तो फिर यहां से अथॉरिटी ने यह फैसला लिया कि यहीं से 20 मिनट की फ्लाइंग डिस्टेंस पे टेनेरिफ आइलैंड है, आसमान में वेट करने की बजाय इन 6 प्लेन्स को टेनेरिफ का जो लास रेडियोस एयरपोर्ट है उस पे लैंड करवा के वहां वेट कराने को बोल देते हैं। तो उससे फ्यूल की टेंशन खत्म हो जाएगी और जब सर्च ऑपरेशन खत्म होगा तो बस 20 मिनट की दूरी पे वापस बुला लेंगे इनको। तो एज पर प्लान सारे प्लेन्स टेनेरिफ के एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं। उस टाइम पे सडन ट्रैफिक सर्च हैंडल करने के लिए स्मार्ट ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं थे, जिस तरीके से आज की डेट में एविएशन में AI और स्मार्ट सॉफ्टवेयर का यूज होता है। इनफैक्ट एविएशन ही नहीं, आज की डेट में हर इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर और AI ही आगे बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से मार्केट में AI रेडी इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि हमारे कॉलेजेस की
कन्वेंशनल पढ़ाई की वजह से जिन इंजीनियर्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं वो एआई में जीरो, और जिन्होंने ऑनलाइन एआई टूल सीख लिए हैं उनके फंडामेंटल्स वीक। लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन है स्केलर। इनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ट्रैक्स में डीप एआई मॉडल्स हैं। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टॉप कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं, और आपको एक एआई कंपेनियन मिलता है, एक एआई चैटबॉट जो 24/7 आपके डाउट्स क्लियर करता है। साथ ही रियल ह्यूमन टीचिंग असिस्टेंट्स जो एक कॉल पे डाउट सॉल्व करेंगे रात के 10 बजे भी। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड केस स्टडीज से एआई फर्स्ट थिंकिंग सिखाएंगे विद प्लेसमेंट असिस्टेंस। स्केलर का करिकुलम 1200 प्लस कंपनी से कंसल्ट करके बना है, और इसका एक्सेस हमेशा रहता है। जरूरत पड़े तो कोर्स 3 मंथ के लिए पॉज भी कर सकते हो, सो दैट अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की कोई स्ट्रेस हैंडल करके वापस आओ तो कुछ मिस नहीं होगा। अगर आप भी एक बेटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री लाइव मास्टर क्लास अटेंड करिए। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जब ये 6 प्लेन्स टेनरिफ की तरफ बढ़ रहे थे तो इनमें से एक प्लेन था पैन अमेरिका 1736। इस प्लेन में 380 पैसेंजर्स बैठे थे। उनको भी इस बॉम्ब वाली न्यूज के बारे में पता चल चुका था। तो कैप्टन विक्टर ग्रब्स इस प्लेन को चला रहे थे, और इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट और फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉल्स बैठे हुए थे। तो जब इनको टेनरिफ जाने के लिए बोला गया तो कैप्टन विक्टर ग्रब्स ने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास इनफ फ्यूल है, हमें टेनरिफ के एयरपोर्ट पे लैंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर इनकी बात इस टाइम पे मान ली गई होती तो ये जितने भी पैसेंजर्स हैं ये सारे बच सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इन्हीं 6 प्लेन में से दूसरा प्लेन था KLM 4805। इसका नाम याद रखिएगा, आगे जो भी होगा इसी प्लेन की वजह से सब कुछ होना है। तो ये जो KLM 4805 था इसमें 234 पैसेंजर्स बैठे थे, और ये 234 पैसेंजर्स बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इनका प्लेन खुद कैप्टन वैन जेंटन चला रहे थे। वैन जेंटन ये कोई नॉर्मल पायलट नहीं थे, ये KLM एयरलाइन के चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। KLM ने इन्हें अपनी एयरलाइन का फेस बना रखा था, मैगजीन और जो उस दिन जो सीट पॉकेट के ब्रोशर में सब जगह इनकी फोटो लगी हुई थी। पैसेंजर एक्साइटेड तो थे, लेकिन उनको एक चीज नहीं पता थी कि कैप्टन वैन जेंटन ने पिछले कई सालों से अपना जो टाइम था वो रियल टाइम प्लेन उड़ाने की बजाय सारा टाइम KLM के जो पायलट्स थे उनको ट्रेन करने में लगाया है। तो इस प्लेन में कैप्टन वैन जेंटन के बगल में को पायलट क्लास मेयर्स बैठे थे, और ये जो को पायलट मेयर्स थे इनको बोइंग 747 उड़ाने का जो सर्टिफिकेट जिस एग्जामिनर ने दिया था वो खुद वैन जेंटन थे। तो कहने का मतलब है कि KLM के कॉकपिट में एक तरफ टीचर बैठा था, दूसरी तरफ उसका स्टूडेंट, और तीसरे थे फ्लाइट इंजीनियर विलियम श्रूडर। तो अब यहां से 1:38 PM पे सबसे पहले KLM एयरप्लेन जो था वो एयरपोर्ट पे लैंड करता है, और फिर उसके 40 मिनट बाद पैन AM भी लैंड कर जाता है। करीब 2:15 पे ये दोनों प्लेन टेनरिफ का जो लॉस रोडियोस एयरपोर्ट था उस पे उतर चुके थे। अब देखिए, इमरजेंसी में इतने सारे प्लेन इस एयरपोर्ट पे उतर तो गए थे, लेकिन टेनरिफ का ये जो लॉस रोडियोस एयरपोर्ट था इसमें बहुत सारे इशू थे। इस एयरपोर्ट पे इतने सारे प्लेन उतर चुके थे, लेकिन कंट्रोल टावर में सिर्फ 2 कंट्रोलर थे और कोई ग्राउंड रेडार नहीं था। इसकी वजह से जो कंट्रोलर थे वो स्क्रीन पे देख ही नहीं सकते थे कि रनवे पे कौन सा प्लेन कहां है। तो कंट्रोलर क्या कर रहे थे कि सारे पायलट से वायरलेस रेडियो पे बात करके सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जब पायलट बोलता था हम यहां पे हैं, तो कंट्रोलर उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बाकी प्लेन्स को गाइड करता था। तो कहने का मतलब है कि एयरपोर्ट का पूरा कम्युनिकेशन पायलट की बताई हुई पोजीशन और वायरलेस रेडियो पे डिपेंडेंट था। ऊपर से ये जो एयरपोर्ट था ये टेनरिफ आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट, जहां पे सी लेवल से 2000 फीट तक बड़े बड़े पहाड़ थे, वहां पे था। तो ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से इस एयरपोर्ट पे फॉग और क्लाउड बहुत ज्यादा रहता था, जिससे विजिबिलिटी का इशू होता था। लोकल लोगों का तो ये भी कहना था कि जब ये एयरपोर्ट बना था तो प्लानर्स ने मैप पे इस जगह पे एक्स मार्क कर दिया था, मतलब कि इस जगह पे एयरपोर्ट जैसी चीज कभी बननी ही नहीं चाहिए थी, बहुत डेंजरस होगी। लेकिन बाद में जो दूसरी टीम आई उसने इस एक्स का मतलब गलत समझ लिया। उनको लगा कि जो मैप पे ये एक्स है यहीं पे एयरपोर्ट बनाना है, तो वहीं पे उन्होंने बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि टेनरिफ का ये जो एयरपोर्ट है ये कोई इंटरनेशनल हब नहीं था, एक नॉर्मल सा एयरपोर्ट था, बस एक रनवे और उसके पैरेलल में एक टैक्सी वे। ये उसकी ओरिजिनल इमेज है और ये उसका लेआउट है। तो एक तरफ तो इस एयरपोर्ट में बहुत सारे इशू थे, दूसरी तरफ ये जितने प्लेन थे इनमें से जो KLM प्लेन था इसका जो पायलट था वैन जेंटन और इनका क्रू ये बहुत ज्यादा जल्दी में थे। ये चाह रहे थे जल्दी से जल्दी लास पाल्मस एयरपोर्ट पे सर्च ऑपरेशन पूरा हो और फिर ये पहले वहां जाएं और फिर वहां से जाके जल्दी से जल्दी एम्स्टर्डम निकल लें। और जल्दी में ये इसलिए थे क्योंकि नीदरलैंड्स में पायलट और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ था कि पायलट एक फिक्स टाइम से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता। अगर कोई पायलट ड्यूटी लिमिट क्रॉस करे, चाहे कोई भी रीजन हो, तो उसका लाइसेंस जा सकता है, जेल भी हो सकती है। तो लैंड होते ही KLM के पायलट
पायलट वैन जेंटन बार बार टाइम देख रहे थे। इनफैक्ट करीब 3 बजे इन्होंने एम्स्टरडैम हेडक्वार्टर में फोन करके पता भी किया कि ड्यूटी लिमिट क्रॉस ना हो, और उन्होंने पूछा इनसे कि कितना टाइम बचा है। तो उधर से उन्होंने जवाब दिया कि अगर अगले 1 घंटे में तुमने टेक ऑफ कर लिया तो सारी चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा लगा तो ये भी हो सकता है कि टेनेरिफ में तुम लोगों को रोक के पूरे नए क्रू को बुलाना पड़ सकता है। अब ये चीज सुनते ही वैन जेंटन और ज्यादा जल्दी करने लगते हैं। वैन जेंटन को इस केएलएम प्लेन को पहले लास पाल्मस एयरपोर्ट ले जाना था, जहां पे बॉम्ब का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहां पे रिफ्यूलिंग करानी थी और फिर वहां पे पैसेंजर्स को ड्रॉप करके एम्स्टरडैम वापस जाना था। अब वैन जेंटन टाइम बचाने के लिए वो सोचते हैं कि लास पाल्मस पहुंच के पहले वहां रिफ्यूल कराओ, फिर यहां वेट करो। उससे बढ़िया ये रहेगी कि टेनेरिफ का ये जो एयरपोर्ट है जहां पे ये अभी वेट कर रहे हैं, यहीं पे अगर फ्यूल भरा लेंगे तो टाइम बच जाएगा इससे। तो इसकी वजह से कैप्टन वैन जेंटन पैसेंजर्स को उतार के ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे रिफ्यूलिंग कराने के लिए केएलएम प्लेन को ले आते हैं और इसके जस्ट पीछे पैन एम जो प्लेन था वो भी आके खड़ा हो जाता है। अब जैसे 2 से 3 मिनट होते हैं और केएलएम रिफ्यूलिंग स्टार्ट ही करा रहा होता है, उसके तुरंत बाद कंट्रोल रूम से मैसेज आता है कि लास पाल्मस एयरपोर्ट जहां पे बॉम्ब का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वो सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है और कोई भी दूसरा बॉम्ब नहीं मिला, वापस आया जा सकता है। अगर 5 मिनट पहले ये मैसेज आया होता तो वैन जेंटन रिफ्यूलिंग नहीं करवाते, लेकिन क्योंकि अब रिफ्यूलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और इसमें 30 मिनट लगने थे तो वैन जेंटन रुक के रिफ्यूलिंग करवाने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे जो पैन एम प्लेन खड़ा था उसको तो रिफ्यूलिंग करानी नहीं थी, वो तो केएलएम के पीछे आके फंस गया। तो पैन एम प्लेन के पायलट विक्टर ग्रब्स ने सोचा कि केएलएम जब रिफ्यूलिंग करा रहा है उसके बगल से हम अपना प्लेन निकाल के आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनको लगा कि शायद उतनी जगह है नहीं, तो उन्होंने अपने क्रू को प्लेन से उतर के नीचे जाके देखने को कहा कि केएलएम के बगल से हमारा प्लेन निकल भी सकता है कि नहीं। तो क्रू जब नीचे गया तो बगल से निकलने के लिए 140 फीट की जगह चाहिए होती है, लेकिन गैप जरूरत से 12 फीट के करीब कम रह गया। तो इसकी वजह से अब अगले 30 मिनट पैन एम जो था वो भी केएलएम के पीछे वेट करने लगा। केएलएम जो प्लेन था इसकी जब रिफ्यूलिंग चल रही थी तो केएलएम के पैसेंजर जो थे वो टर्मिनल पे वेट कर रहे थे। उनमें से एक पैसेंजर रुबीना जो थी वो वेट कर करके परेशान हो गई थी, तो उसके बॉयफ्रेंड का जो घर था वो यहीं एयरपोर्ट के पास था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला के एयरपोर्ट से निकलने लगी। लेकिन रूल के हिसाब से ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन वो लड़ झगड़ के बोलती है कि आगे चल के मुझे भले जेल भी हो जाए, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो निकल जाती है। केएलएम फ्लाइट 4805 के 235 पैसेंजर्स में से ये इकलौती जिंदा बचती है। इसके इंटरव्यू भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कहती है कि हर रोज मैं यही सोचती हूँ कि मैं जिंदा कैसे बच गई। सेम टाइम पे कपल के 2 बच्चे भी खो गए थे, तो रनवे कोऑर्डिनेटर रोबर्टो ने उन्हें जैसे तैसे करके ढूंढा और वापस केएलएम प्लेन में बैठा दिया। और आगे चल के खुद बोलते हैं कि मेरे को आज भी लगता है कि अगर शायद मैंने उनको नहीं ढूंढा होता तो शायद वो बच्चे जिंदा होते। तो एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ केएलएम की रिफ्यूलिंग पूरी हो चुकी थी। केएलएम 55,000 लीटर तेल की वजह से 50 टन और ज्यादा हैवी हो गया था। अब ये होने से हुआ ये कि हैवियर केएलएम जो था उसको उड़ाने के लिए ज्यादा रनवे और ज्यादा स्पीड चाहिए थी, तो ये एक डिसएडवांटेज था। और सबसे हैरानी की बात यहाँ पे ये हुई कि 4:54 PM पे रिफ्यूलिंग पूरी हुई और रिफ्यूलिंग पूरी होते ही आसमान में बादल आना चालू हो गए। तो 4:50 पर जो विजिबिलिटी 2000 मीटर की थी वो 5:02 पे सिर्फ 300 मीटर की रह गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये हादसा होना पहले से ही तय था। अब देखिए ये रनवे है, इधर ये टैक्सीवे है। जैसे हाईवे के बगल में सर्विस लेन होती है, वैसे ही रनवे के बगल में टैक्सीवे होते हैं। प्लेन टेक ऑफ और लैंड रनवे से करता है और बाकी टर्मिनल तक जाना, लाइन में लगना, अपनी जगह लेना, ये सब टैक्सीवे से होता है। अब देखिए यहाँ से प्लान ये था कि पहले केएलएम रनवे पे चलते हुए, ये जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ये एंड तक पहुंचेगा और फिर 180 डिग्री टर्न लेके टेक ऑफ पोजीशन में आ जाएगा और फिर उसके पीछे पीछे पैन एम प्लेन जो है वो उसी सेम रनवे पे चलेगा, लेकिन वो बीच में ही जो थर्ड एग्जिट है C3, इससे निकलकर टैक्सी वे पे चला जाएगा और केएलएम के पीछे जाके उसके टेक ऑफ करने का वेट करेगा। तो अब यहाँ पे आप सिचुएशन समझिए, घना फॉग है चारों तरफ, फॉग की वजह से कंट्रोल टावर किसी को नहीं देख सकता, ना ही प्लेन एक दूसरे को देख सकते हैं। रेडार जो था वो एयरपोर्ट पे था नहीं और विजिबिलिटी इतनी कम कि सिर्फ रेडियो के बेसिस पे सारी कोऑर्डिनेशन हो रही है। दोनों प्लेन एक ही एक्टिव रनवे पे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और वायरलेस रेडियो का यूज करके कंट्रोल टावर को पहले केएलएम को टेक ऑफ करवाना था और फिर पैन एम जो प्लेन था फिर उसको टेक ऑफ कराना था। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये चीज डिसाइड की थी और फिर एज पर प्लान वैन जेंटन केएलएम प्लेन को रनवे पे लेके निकलना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही केएलएम रनवे के एंड तक पहुंचने वाला था, टावर से जो कंट्रोलर था उसने पैन एम को वायरलेस रेडियो पे मैसेज भेजा, टैक्सी इनटू द रनवे एंड लीव द रनवे थर्ड टू योर लेफ्ट। मतलब कि इसके बाद कंट्रोलर ने कहा कि पैन एम को रनवे पे जाके यहां से जो C3 थर्ड एग्जिट है वहां से मुड़ जाना है। और ये जो भी डिस्कशन चल रहा था वायरलेस रेडियो पे, यानी कि कंट्रोलर जो बोल रहा था, ये तीनों लोग सुन रहे थे। मतलब कि कंट्रोलर भी,
KLM भी और पैन AM ये तीनों सुन रहे थे। तो अगर कंट्रोलर पैन AM को कुछ कह रहा है तो KLM का जो कॉकपिट है उनके लोग भी सुन पा रहे थे। अब जब कंट्रोलर ने पैन AM को C3 थर्ड एग्जिट से मुड़ने का मैसेज भेजा तो कंट्रोलर की स्पेनिश एक्सेंट वाली इंग्लिश और खराब रेडियो सिग्नल की वजह से पैन AM का जो क्रू था उनके मन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्रू मेंबर से एक समझता है कि फर्स्ट एग्जिट बोला है, दूसरा कहता है कि नहीं फोर्थ एग्जिट बोला है, और ये जो C1, C2, C3 एग्जिट थे ये फॉग की वजह से दिख भी नहीं रहे थे। तो ये लोग क्या करते हैं, एक चार्ट लेके आते हैं कि रनवे पे जाके कौन से एग्जिट से मुड़ना है। अगर आप लेआउट देखोगे तो C3 यानी कि थर्ड एग्जिट जो है उसमें से 230 फीट का लंबा 340 टन का पैन AM प्लेन, इसके लिए 135 डिग्री का एकदम शार्प टर्न लेना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। जबकि अगर आप चौथा एग्जिट देखोगे C4 एग्जिट तो यहां से एक आसान 45 डिग्री का टर्न लिया जा सकता है। तो क्रू जो है वो कहता है कि शायद C4 एग्जिट ही बोला होगा, तो C4 एग्जिट से ही चलते हैं। तो ये डिसाइड करते ही जो पैन AM था ये मेन रनवे पे चलना स्टार्ट करता है और लेफ्ट साइड से C4 एग्जिट जो है उसको ढूंढना स्टार्ट करता है। अब इसी टाइम पे यानी कि 5:05 पे दो चीजें हुई। एक तो अनाउंसमेंट हुआ कि रनवे की जो सेंटर लाइट है वो भी आउट ऑफ सर्विस हो गई है, तो गाइडेंस के लिए जो थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल रही थी वो भी चली गई। दूसरा, KLM एज पर प्लान रनवे के एंड पर पहुंच के 180 डिग्री का टर्न लेके टेक ऑफ पोजीशन में वेट करने लगा था, और सेम रनवे पे अपोजिट साइड से करीब 2000 मीटर की दूर पे पैन AM अपने C4 फोर्थ एग्जिट को ढूंढता हुआ उसी रनवे पे आगे बढ़ रहा था। अब इसके बाद जो अगला 1 मिनट होगा वो एविएशन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एनालाइज किया गया 1 मिनट है, जिसके बारे में प्रोफेशनल आज की डेट तक डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, KLM प्लेन जो था उसको टेक ऑफ करना था, और एक प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले टावर से 2 अलग अलग परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही वो टेक ऑफ कर सकता है। पहली ATC परमिशन, जिसमें एयरक्राफ्ट को बताया जाता है किस रूट, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन या कंडीशन के साथ आगे बढ़ेगा। जब ये परमिशन मिल जाती है उसके बाद टेक ऑफ परमिशन मिलती है, उसके बाद ही एक प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, रूल एकदम क्लियर है, जब तक दोनों परमिशन ना मिले प्लेन रनवे से टेक ऑफ नहीं करेगा। लेकिन यही परमिशन ही इस पूरे हादसे की जड़ बन जाती है। होता क्या है कि KLM प्लेन जो रनवे के एंड पे पहुंच के टेक ऑफ के लिए वेट कर रहा था, इसके पायलट वैन जेंटन ड्यूटी लिमिट क्रॉस ना हो जाए उसके चक्कर में बहुत जल्दी में थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिना किसी परमिशन के थ्रोटल आगे बढ़ा दिया। लेकिन इनके बगल में जो को पायलट थे, जो खुद इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने इनको तुरंत रोका कि अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, ATC क्लियरेंस तो अभी तक मिली ही नहीं है। तो ये सुनने के बाद वैन जेंटन जैसे तैसे रोक लेते हैं प्लेन को और अपने को पायलट से कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, जाओ जाके ATC परमिशन ले लो। अब को पायलट म्यूज जो थे ये जैसे तैसे पहली जो ATC परमिशन थी वो तो ले लेते हैं, अभी इसके बाद इनको दूसरी परमिशन मिलेनी। जैसे ही को पायलट को पहली परमिशन मिलती है, वैन जेंटन ब्रेक छोड़ते हैं और थ्रॉटल खोल के बोलते हैं वी गॉन, मतलब कि वी आर गोइंग, और प्लेन आगे बढ़ाने लगे। वैन जेंटन ने बिना दूसरी परमिशन लिए फॉग में जहां कुछ नहीं दिख रहा है उसी में ही प्लेन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वैन जेंटन ये करते हैं, को पायलट जो था वो बहुत डर जाता है। वैन जेंटन जो था वो टीचर था उस को पायलट का, तो वो उसको दोबारा रोक नहीं पाया। तो को पायलट ने रेडियो पे जल्दी से एक लाइन जोड़ दी, वी आर नाउ एट टेक ऑफ, ताकि सबको पता चल जाए कि बिना परमिशन के ही प्लेन आगे बढ़ चुका है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। टावर के कंट्रोलर ने सोचा कि ये कह रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ, मतलब कि अभी चले नहीं है, अभी बस रेडी हैं। तो ये एज्यूम करके कंट्रोलर ने कहा कि ओके, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू, मतलब कि रुको मैं बताऊंगा कब टेक ऑफ करना है। ये जो 8 वर्ड थे ये सबसे गलत समझे गए 8 वर्ड बनने वाले थे, क्योंकि कंट्रोलर सोच रहा था प्लेन खड़ा है, जबकि प्लेन बिना टेक ऑफ परमिशन के 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से फॉग में पैन AM प्लेन जो अपना एग्जिट ढूंढ रहा था उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। कंट्रोलर का ये मैसेज जब पैन AM के पायलट ने सुना तो उसको लगा कि KLM अब उड़ने के लिए रेडी हो चुका है, जल्दी से जल्दी जो C4 एग्जिट है उस पे पहुंच के टैक्सी वे पे चले जाओ और मेन रनवे से हट जाओ, और बाकी सबको भी पता चल जाए। तो पैन AM के पायलट ने तुरंत अनाउंसमेंट भी कर दी रेडियो पे कि वी आर स्टिल टैक्सिंग डाउन द रनवे, मतलब कि हम अभी भी सेम रनवे पे हैं, थोड़ा सा रुक के टेक ऑफ करना। जबकि रियलिटी और ज्यादा खतरनाक थी। KLM ना खड़ा था ना उड़ने का वेट कर रहा था, KLM फुल स्पीड से उसी सेम रनवे पर फॉग में सीधा पैन AM की तरफ बढ़ रहा था। अब देखिए, टावर ने बोला स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, मतलब अभी रुको मैं बताऊंगा कब टेक ऑफ करना है, और पैन AM ने बोला वी आर स्टिल ऑन द रनवे, मतलब हम अभी भी सेम रनवे पे हैं। अब अगर इन दोनों रेडियो मैसेज में से एक भी मैसेज KLM के कॉकपिट में साफ पहुंच जाता तो टेक ऑफ रुक जाता और सबकी जान बच जाती। लेकिन किस्मत देखिए, दोनों मैसेज एक ही सेकंड में सेम टाइम पे ट्रांसमिट हुए, और इसकी वजह से दिक्कत हो गई। प्लेन का जो रेडियो होता है वो काफी हद तक वॉकी टॉकी जैसा होता है, एक टाइम पे एक ही बोल सकता है। सेम टाइम पे दो लोग एक साथ बटन दबा के बोलेंगे तो दो सिग्नल्स आपस में ओवरलैप हो जाते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता, बस नॉइस आती है। और यहां भी यही हुआ,
एक ही सेकंड में टावर कंट्रोलर और पैन एम दोनों ने अपना मैसेज ट्रांसमिट कर दिया। तो मैसेज कन्वे होने की बजाय 3.75 सेकंड की एक सीटी जैसी आवाज आई और मैसेज नहीं पहुंच पाया। तो जो लाइफ सेविंग मैसेज था जो केएलएम तक पहुंच सकता था वो भी नहीं पहुंच पाया। आप सोच के देखिए, पैन एम प्लेन के क्रू ने अपनी जान बचाने के लिए जो वार्निंग भेजी, उसी वार्निंग ने टावर की स्टैंड बाय इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्ट सेम टाइम पे ब्लॉक कर दिया। अगर कोई फिल्म भी ऐसा प्लॉट बनाए तो भी कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन यहां एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अब ये मैसेज ब्लॉक होने के बाद जब सीटीसी बजी कॉकपिट में, तो टावर के कंट्रोलर ने दोबारा से एक मैसेज भेजा, रॉजर पापा अल्फा 1736 रिपोर्ट द रनवे क्लियर। मतलब ये था कि जब पैन एम रनवे से हट जाए तो तुरंत बताए। अब केएलएम प्लेन जो था उसके कॉकपिट में भी ये मैसेज बचा और केएलएम के फ्लाइट इंजीनियर विलियम ने वैन जेंटन से पूछा भी कि क्या पैन एम अभी भी रनवे पे है जो मैसेज आ रहा है, लेकिन वैन जेंटन ने पूरी लाइन कंप्लीट होने से पहले ही बोल दिया कि हाँ क्लियर है सब। तो ये जो लास्ट मौका था इतने सारे पैसेंजर्स की जान बचाने का, वो भी इस टाइम पे निकल जाता है। अब इसके बाद 5:06 पे केएलएम के को पायलट ने अनाउंस किया V1, मतलब प्लेन अब डिसीजन स्पीड पे आ गया था। इसके बाद अब टेक ऑफ को रोकना पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ से पैन एम प्लेन सेम रनवे पे फॉग में अपने एग्जिट को ढूंढते हुए C3 और C4 के बीच तक पहुंच चुका था और जैसे ही वो C3 और C4 एग्जिट के बीच में पहुंचा तो पैन एम के पायलट को सामने से दो लाइट दिखना शुरू होती हैं। शुरू में तो उसने सोचा कि कोई प्लेन खड़ा होगा, शायद केएलएम ही खड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे अब वो लाइटें जो थी वो बड़ी होने लगी और जैसे ही वो लाइट बड़ी होने लगी, जो क्रू मेंबर थे वो तुरंत समझ गए कि सामने से प्लेन आ रहा है। पैन एम का पूरा जो क्रू था वो घबरा गया, बैक टू बैक रेडियो पे मैसेज भेजने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर पैन एम के पायलट ने पूरी जान लगा के फुल थ्रॉटल रिलीज करके प्लेन को लेफ्ट साइड में मोड़ना चालू किया। लेकिन बात यह थी कि 340 टन का जंबो जेट, ये कोई स्पोर्ट्स कार की तरह एकदम से स्पीड नहीं पकड़ सकता। वो पूरी मेहनत के बाद भी 19 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच पाया और हॉरिजॉन्टल हो गया। और दूसरी तरफ केएलएम के क्रू को भी पैन एम प्लेन जो था वो मुड़ता हुआ दिखाई दे गया। वैन जेंटन भी बहुत ज्यादा डर गए। वैन जेंटन ने तुरंत स्टीयरिंग कॉलम पूरी जोर से खींच के केएलएम प्लेन की नोज को ऊपर उठाना स्टार्ट किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि ज्यादा फ्यूल की वजह से ये जो एक्स्ट्रा 50 टन वेट बढ़ गया था, अगर इतना नहीं होता तो शायद पूरा उड़ जाता, लेकिन उठने की बजाय प्लेन का जो टेल था वो रनवे पे घसीटने लगा। वैन जेंटन का आखिरी रिकॉर्डेड वर्ड था, ओ गॉड डैम। और फिर 5:06 पर केएलएम 4805 और पैन एम 1736 सारे पैसेंजर्स के साथ टकरा जाते हैं। केएलएम प्लेन की जो नोज थी वो पैन एम के प्लेन के ऊपर से निकल गई, लेकिन प्लेन के पीछे का हिस्सा जो ज्यादा फ्यूल की वजह से उठ नहीं पाया था, वो हिस्सा फंस गया, वो निकल नहीं पाया। केएलएम प्लेन के इंजन और लैंडिंग गियर ने पैन एम की अपर डेक लाउंज को 1 सेकंड में काट डाला। फ्यूल इतना ज्यादा था कि भयंकर आग लग गई। पैन एम प्लेन के जो पैसेंजर्स जिंदा थे, उन्होंने ऊपर देखा तो प्लेन की छत गायब। पैन एम के 100 पैसेंजर्स ऐसे थे जो बच सकते थे, लेकिन कंट्रोलर ने जब इतना बड़ा ब्लास्ट देखा तो उनको लगा कि सुबह से ये जो बॉम्ब ढूंढने वाली बात चल रही है, शायद बॉम्ब इसी में था और यहीं पट गया। तो इस डर की वजह से एग्जैक्ट मोमेंट पे एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं पहुंच पाई और 100 में से 61 ही बच पाए। और इन सारी चीजों के बीच में जो सबसे हैरानी वाली बात थी कि एक्सीडेंट जैसे ही हो गया उसके तुरंत बाद आसमान में से बादल सही होने लगे। 5:02 पर विजिबिलिटी 300 मीटर थी। 5:10 पर फॉग हटा और विजिबिलिटी 1000 मीटर हो गई। इन दोनों प्लेन्स की टक्कर 5:06 पर हुई थी। यही फॉग अगर 4 मिनट पहले हटा होता तो टाइम ज्यादा मिलता और वो ऊपर से निकल जाता, या फिर वैन जेंटन ने रिफ्यूलिंग ना करवाई होती तो भारी नहीं होता, या टैक्सी वे पे गैप जो 3.7 मीटर यानी कि 12 फुट जितना ही बचा था वो ना होता, या 2 रेडियो ट्रांसमिशन एक ही सेकंड में ट्रांसमिट ना होते, तो शायद इतने पैसेंजर्स की जान बचाई जा सकती थी। और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद केएलएम के ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेशन लीड करने के लिए अपना बेस्ट मैन, कंपनी का हेड ऑफ सेफ्टी कैप्टन वैन जेंटन का नाम सेलेक्ट किया कि ये जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि उनका जो बेस्ट मैन था वैन जेंटन, वो खुद ही प्लेन चला रहा था और उन्हीं की गलती की वजह से ये सब हुआ। कोई मानने को ही रेडी नहीं था कि वैन जेंटन जैसा एक्सपीरियंस्ड कैप्टन, केएलएम का सबसे बड़ा नाम, ये गलती कर सकता है। लेकिन इन सब गलतियों को जब एनालाइज किया गया तो इसका आंसर निकला उस टाइम के कॉकपिट कल्चर में। उस टाइम कैप्टन भगवान होता था, कैप्टन का फैसला आखिरी फैसला। और वैन जेंटन तो वैसे भी कोई आम कैप्टन नहीं था, ये केएलएम का चीफ इंस्ट्रक्टर था, केएलएम का चेहरा, वो आदमी जिसने खुद को पायलट को प्लेन उड़ाने का सर्टिफिकेट दिया था। को पायलट म्यूर को पूरी तरीके से पता था कि क्लियरेंस नहीं है,
फ्लाइट इंजीनियर को शक था कि रनवे क्लियर नहीं है। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने सीनियर जिसका इतना बड़ा नाम है उससे ये कह सके कि आप गलत हो। और इसी चुप्पी ने 583 पैसेंजर्स की जान ले ली। इस एक इंसिडेंट के बाद एविएशन हिस्ट्री ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। को पायलट को बाकायदा सिखाया जाता है कि कैप्टन गलत हो तो कैसे उसको चैलेंज करना है। वो चुप्पी जो को पायलट ने ली थी उस टाइम पे, आज वो चुप्पी अलाउड नहीं है। आज की डेट में फ्लाइट में जो भी आप देखते हैं, पायलट का क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ का वेट करना, क्रू का कैप्टन से सवाल करना, ग्राउंड रेडार का हर प्लेन को ट्रैक करना, ये सब इसी एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ। और इस पूरे इंसिडेंट का कोई एक विलन नहीं था, ये सब हुआ सिस्टम की हर छोटी कमजोरी, हर जल्दबाजी, हर अजम्पशन की वजह से, जो एक ही दिन एक ही जगह इकट्ठी हो गई। उस दिन हर किसी ने अज्यूम किया, किसी ने भी अपना अजम्पशन चेक नहीं किया। और ये गलती करने वाले कोई केयरलेस अनट्रेन्ड लोग नहीं थे, ये दुनिया के बेस्ट ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स थे। लेकिन फिर भी आप देखिए, टाइम प्रेशर, थकान, अथॉरिटी का डर और थोड़े से बैड लक ने मिलके उनसे वो करवा दिया जो अकेले इनमें से कोई चीज नहीं करवा सकती थी। तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट पे हो और आपकी फ्लाइट डिले हो जाए, पायलट अनाउंस करे कि हम क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ी कम इरिटेशन हो, क्योंकि वो बोरिंग सा वेट, वो डबल चेकिंग, वो बार बार कंफर्म करिए वाला कल्चर, ये सब वो रूल्स हैं जो 583 लोगों की कीमत पर लिखे गए हैं। एविएशन में एक बहुत पुरानी कहावत है, सेफ्टी रूल्स जो हैं वो खून से लिखे जाते हैं। और टेनेरिफ के एयरपोर्ट पे ये जो इंसिडेंट हुआ वो इस कहावत का सबसे बड़ा प्रूफ है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप भी एक बेटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री लाइव मास्टर क्लास जरूर अटेंड करिए। थैंक यू।